Hello students, welcome to my YouTube channel Navodhan Chemistry Classes. My name is Jion Saxena and in today's video we will study about the electron gain enthalpy which is also called as electron affinity. So students, let's start the video. तो बच्चों जैसा कि हमने आपको पिछले एक लेक्चर में आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताया था। तो अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस और न्यूट्रल एटम है और वो ग्राउंड स्टेट में है और उसके वैलेंस शेल से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो हमको एनर्जी पे करनी पड़ रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर फोर्स के कारण बाउंडेड होता है और उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि एटम जो है वो एटम से इलेक्ट्रॉन इजीली एस्केप कर सके और उसको रिमूव किया जा सके, और उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जा रहा था। तो यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो हम एनर्जी पे करते हैं। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज होती है, तो मान लीजिए अगर ऐसा ही कोई आइसोलेटेड गैसेस और न्यूट्रल एटम है और उसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं उन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है और उसी रिपल्शन की वजह से एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो एनर्जी जो हम पे करते हैं किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और वहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन पर। तो देखिए ऐसा कि आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, द एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एंड न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो आपको जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो चीज बताई थी सेम यहाँ पर वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि ये चीज आपको ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखी होती है एटम के बारे में है वो आपको हमेशा किसी भी डेफिनेशन में लिखनी पड़ेगी कि आइसोलेटेड गैसियस और न्यूट्रल एटम। तो हमने आपको जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वीडियो में बताया भी था कि ये तीन चीजें क्यों नेसेसरी होती हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए एटम न्यूट्रल नहीं होगा तो न्यूट्रल नहीं होगा इसका मतलब क्या, उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो और हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए वो पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अगर वो सेम नेगेटिवली चार्ज होगा तो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एटम की वो नहीं आएगी। तो इसीलिए एटम कैसा होना चाहिए, जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, न्यूट्रल एटम होना चाहिए। ठीक है, और ये दो कंडीशन जनरली कंबाइंड ही मानी जाती हैं। वो इसलिए हमने बताया भी था कि गैसेस स्टेट में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स में वो काफी वीक होते हैं। इसकी वजह से अगर मान लीजिए सपोज इस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये जो इसके नेबरिंग एटम्स जो हैं वो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे या फिर काफी नेग्लिजिबल फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो काफी एक्यूरेट, काफी प्रिसाइज आएगी आगे जाकर के। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट डिश खाने का मन हो रहा है और आप उसको खाना चाहते हैं और आपको वो मिल भी जाती है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका उस खाते खाते उस डिश को खाते आपका पेट भर जाएगा, आपका मन भर जाएगा। तो आपको जो चीज आप थोड़ी देर पहले इसके लिए आप स्टार्व कर रहे हैं, इसका आपकी इच्छा और खाने की थी, थोड़ी देर बाद में वो आपका खाने का मन नहीं होगा, आपका पेट भर जाएगा। तो आप सिमिलर एक चीज समझ लीजिए, हमने क्या बताया आपको कि एटम कैसा होगा, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल एटम कैसे होते हैं, स्टेबल एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो स्टेबल एटम है, बट फिर भी हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है और इसी वजह से उनमें एनर्जी रेडिएट होती जा करके है। ठीक है, तो आप देखिए अगर समझना चाहें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अगर मान लीजिए एक नोटेशन एक इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो उसका कैसे लिखा जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई एटम हमारा एक्स है और वो भी कैसे स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज उसमें इंक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब वो कैटायन फॉर्म कर देगा, वो भी गैस स्टेट का, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी जाकर के। तो ये हमारी क्या हो गई, हमें इक्वेशन फॉर्म में हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ये किसी भी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर एक हमारा एनायन बनेगा जाकर के और साथ में उसमें एनर्जी रिलीज होगी
होगी और उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं आज है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सबसे पहला फैक्टर जो आने वाला है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए ऐसे कि आपके सामने एक एग्जांपल देकर दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ये लिथियम एटम है और लिथियम एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर वही बात की जाती है फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मान लीजिए हम दोनों एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हैं तो कौन इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा? जाहिर सी बात है फ्लोरीन क्यों इजीली एक्सेप्ट कर लेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट किसी पेड़ में मूव ऑन करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता चला जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब मान लीजिए लिथियम में क्या होता है, लिथियम में 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर वही बात की जाए फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि अगर बात किया न्यूक्लियर चार्ज के मैग्नीट्यूड की तो वो किस में ज्यादा होगा, फ्लोरीन में ज्यादा होगा। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर बात किया तो लिथियम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। और वहीं अगर बात की जाती है फ्लोरीन की है, फ्लोरीन में पहले से ही इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो इनमें से कौन इजीली एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन? जाहिर सी बात है फ्लोरीन, क्योंकि पहली बात तो क्या है, फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर इजीली पूरी हो रही है और ऊपर से इसका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होगा, इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा उसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी होगी जाकर के। तो आई होप आपको ये चीज याद रहेगी। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रहेगी। तो देखिए हमारा सेकंड फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को इफेक्ट करता है वो है साइज ऑफ एटम। तो देखिए साइज ऑफ एटम किस तरह से इफेक्ट करता है। तो जैसा कि आपने आपको अभी पिछले वाला फैक्टर क्या बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी जाकर के। तो आप जैसा कि जानते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। तो आप यहाँ से अगर मान लीजिए इन दो रिलेशन कंबाइन करेंगे जाकर के तो वो क्या बनेगा कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज की। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये रिलेशन कैसे ड्राइव हो रहा है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि हमारा लिथियम जो था, लिथियम में क्या थे, 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। और वहीं फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन्स एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे जाकर के। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो ऑफ न्यूक्लियर चार्ज वो कम था इसकी कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लिथियम का जो न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम है तो लिथियम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा डिस्टेंस पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कम है, उसको वो थोड़ा वीक फोर्स लग रहा है और वीक फोर्स के कारण के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर से थोड़ा दूर रहेंगे। और वहीं अगर बात करी जाती है फ्लोरीन में, फ्लोरीन क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्गर लगेगा और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ही पास रहेगा और इसी कारण से जो लिथियम का साइज जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन के ड्राइव होता है करके है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। और ठीक है, इसका रिवर्स भी आप समझ सकते हैं कि जितना साइज हमारा कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो अभी तक हमने आपको दो यहाँ पर फैक्टर्स पढ़ा दिए। पहला फैक्टर क्या था, न्यूक्लियर चार्ज, और सेकंड फैक्टर साइज ऑफ एटम, जो कि आपस में इंटर रिलेटेड रहेंगे। तो हमारा जो थर्ड फैक्टर जो आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होता है तो उसके लिए जो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है तो उसको हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। और वहीं अगर मान लीजिए कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और उसमें अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको नेगेटिव में काउंट किया जाता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आप एटम को खुद अपने आप को सपोज कर लीजिए, आप अपने आप को सिस्टम सपोज कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है तो यानी वो क्या हो गया, आपको एनर्जी गेन हो रही है, मिल रही है, तो उसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और वहीं अगर आपसे एनर्जी रिलीज हो रही है, आपसे और एनर्जी निकाली
निकाली जा रही है तो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए नॉर्मल केसेस में जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है उसको हमेशा नेगेटिव में लिखा जाता है। बट अगर मान लीजिए कोई ऐसा एटम है जिसका जो वैलेंस शेल है वो या तो हाफ फिल्ड है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है, या फिर वो एटम जो है वो अगर मान लीजिए जीरो ग्रुप एलिमेंट है, वो जीरो ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू या तो जीरो होगी जा करके या तो पॉजिटिव होगी। अब देखिए इसका रीजन क्या है। अब अगर मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा नियॉन जो होता है, नियॉन में क्या होता है, नियॉन में 2,8 उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,8, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। तो यानी इसका जो वैलेंस शेल जो है वो क्या होगा, पी, यहाँ पे पी ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल जो होगा और उसमें इसमें पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए इसके पास जितनी भी इसके एबिलिटी जितनी इसके पास गुंजाइश थी एटम को एक्सेप्ट करने, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं है उतनी, कहाँ पर इसको एकोमोडेट करेगा जा करके। तो इसीलिए हमको उल्टा या तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इनके लिए, और पहली बात तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू या तो जीरो होगी, और ऊपर से हमको यहाँ पर फोर्सफुली इसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे क्या होगी, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा एटम है जिसका वैलेंस शेल जिसका जो या तो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, या फिर वो एलिमेंट जो है वो नोबल गैसेस में बिलोंग करता है, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी जाकर के। तो देखिए हमने अभी आपको तीनों फैक्टर्स बता दिए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो एटम टू एटम, एलिमेंट टू एलिमेंट किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा जा करके। तो देखिए आपको जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम पीरियड में किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मान लीजिए लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पीरियोडिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए वही बात कर लेते हैं हम लोग डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप ट्रेंड की बात करते हैं, तो ग्रुप में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू विल डिक्रीज। ठीक है, तो ग्रुप ट्रेंड में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जब भी हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। तो हमने आपको दोनों के दोनों ट्रेंड्स भी बता दिए कि पीरियड ट्रेंड में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो लेफ्ट राइट मूव करने पर बढ़ेगी, और ग्रुप ट्रेंड में बॉटम के लिए बढ़ने पर डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का लास्ट हम सब टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एक्सेप्शंस। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं हम लोग कि आज की जो एक्सेप्शंस है कि तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका जो वैलेंस सबशेल जो है या तो वो हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, या फिर वो एलिमेंट जो है वो नोबल गैसेस जो जीरो ग्रुप जो होता है उसमें बिलोंग करता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू या तो जीरो होती है तो पॉजिटिव होती है। बट अगर एक और एक्सेप्शन यहाँ पर अराइज होता है वो है अगर ये जो एलिमेंट्स जो होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो अगर मान लीजिए इनकी बात करी जाती है तो मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में डाउनवर्ड्स बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब ये है कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो इनके ग्रुप में सबसे ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, बट ऐसा नहीं होता है, उल्टा इनकी जो वैल्यू होती है वो इनके लोअर मेंबर से कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका साइज जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल साइज, एंड सेकेंड इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो काफी
हाई होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये भी काफी क्वेश्चन बनता जा करके है कि आपको ये पता है कि जब भी हम डाउनवर्ड्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, बट फिर भी ये जो एलिमेंट्स होते हैं कभी कभार पर्टिकुलर पूछ लेगा कि बोरॉन जो होता है, बोरॉन के नीचे अपने लोअर वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इसकी कम क्यों होती है, तो उसका सिंपल रीजन क्या आएगा, इसका साइज स्मॉल होता है और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, हमने उसमें डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहला फैक्टर हमारा न्यूक्लियर चार्ज था, फिर हम लोगों ने देखा कि साइज ऑफ एटम जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इफेक्ट करता है, और फिर लास्ट में हमने देखा था कुछ ऐसे एक्सेप्शंस के बारे में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखे जाते हैं, कुछ एनोमली बिहेवियर देखे थे। और हमने आज पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो किस तरह से एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।